उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। श्रोताओं नमस्कार। निर्मला जी, मैं आपसे कुछ सलाह लेने आई हूँ। कहो। मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया है जो कहता है कि उसे मुझसे प्यार है, सच्चा प्यार। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। सब कुछ? हाँ, उतना ही जितना कि आप जानती हैं। फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहता है, सच्चे प्यार का दावा करता है। क्या ये मुमकिन है कि वो सच बोल रहा हो? उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण है? नहीं। तुम्हारे पास उसकी बात पर यकीन ना करने का कोई कारण है? हाँ है। क्या? अगर वो सच बोल रहा है तो मेरी जिंदगी के सारे तजुर्बे झूठे हैं। श्रोताओं, एक वो दौर था जब रुपहले पर्दे पर बोल्ड किरदार निभाने के लिए हर अभिनेत्री में एक झिझक हुआ करती थी। उसी दौर में एक बोल्ड किरदार को रुपहले पर्दे पर बखूबी निभाया अभिनेत्री रेहाना सुल्तान ने। जीवन है एक भूल सजनवा बिन तेरे, काटा है हर फूल सजनवा बिन तेरे। फिल्म दस्तक हो या चेतना, जिंदगी की कश्मकश में डूबते किरदार को बड़ी ही सहजता से अपने सशक्त अभिनय के माध्यम से जीवंत कर दिया अभिनेत्री रेहाना सुल्तान ने। मैं जानती हूँ ये सपना नहीं, हकीकत है। मेरी आपसे शादी हुई है, आप मेरे पति हैं, ये मेरा घर है, मगर फिर भी विश्वास नहीं होता। तो क्या करने से विश्वास होगा बताओ? मैं वही करूँगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ मुझे कुछ दिनों की मोहलत देनी होगी ताकि मैं अपने आप को इन बाहों में समाने लायक बना सकूं। भैया ना धरो बलमार, ना करो मुझसे भैया ना धरो बलमार। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांटेंगी अभिनेत्री रेहाना सुल्तान। आपसे बातचीत की है दीपक महान ने। विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीपक महान का आदाब, नमस्कार। रेहाना जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपका इतना खूबसूरत प्रोग्राम कर रही हूँ। रेहाना जी, जिस समय दस्तक फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसी दौरान आपको चेतना मिली और फिर उसके बाद इशारा साहब न केवल आपके निर्देशक बने बल्कि आपके भाग्य दर्शक भी बन गए और वो आपके पति बने। ये सफर इस तरफ कैसे मुड़ा, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये तो वही डेस्टिनी वाली बात है जो होता है। जिस चेतना के टाइम में तो आपको बताया जैसे मैंने कि मैं उनसे मिलने को तैयार नहीं थी। जी हाँ। और जब मैंने हाँ कर दी और बेदी साहब को मालूम हुआ तो बेदी साहब बहुत नाराज थे। बोले कि पहली बात तो 40 डेज में कोई पिक्चर बनती नहीं है। उन दिनों सब फिल्में 2-3 साल लगते थे। तो बोले कि मेरी हीरोइन सिंपल सी है, घरेलू लड़की है, यूपी के एक छोटे से घर से आई है, मिडिल क्लास फैमिली की, स्लाइटली लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, एक म्यूजिशियन की बेटी है और ये कॉल गर्ल है। तो मेरी तो पिक्चर का सत्यानाश हो जाएगा। तुम कर क्या रही हो? मेरी डेट जो है संजीव के ऊपर है, संजीव मेरा स्टार है। और वाकई उन संजीव के पास टाइम नहीं होता था, 1 घंटा 2 घंटे की डेट मिलती थी, लेकिन बेदी साहब को हमेशा वो बहुत देर दे देते थे। तो बोले मेरे आर्टिस्ट की डेट मिलती नहीं तो कैसे होगा, तुम्हारी ज़रूरत है। पहली बात तो ये पिक्चर बननी है नहीं, 28 दिन में जो तुम कह रही हो बन जाएगी तो बननी नहीं है। मेरी डेट जो है अगर क्लैश होंगी तो मैं तो हीरोइन चेंज कर दूंगा। अच्छा। हाँ, बेदी साहब इतने नाराज हो गए गुस्से में, हाँ बहुत नाराज थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इशारा साहब से एक ही बात कही, मैंने कहा देखिए मैं शूटिंग आपकी कर रही होंगी और बेदी साहब को फ़ोन आ गया कि आपकी शूटिंग है तो मैं आपकी शूटिंग छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी राजेंद्र सिंह बेदी हैं। वो मेरी पहली पिक्चर है और मेरी कमिटमेंट है उनके साथ। अब बेचारे इशारा साहब परेशान कि ऐसी हीरोइन को मैं लूँगा और इतनी मुश्किल से मैं पिक्चर बनाऊँगा
अगर चली गई तो मेरी तो पिक्चर रुक जाएगी। मेरे साथ इत्तेफाकात बहुत हुए। मैं बेदी साहब के ऑफिस में बैठी थी, संजीव साहब के सेक्रेटरी वहाँ बैठे थे, और जब मैं जाने लगी तो शायद मुझसे 2 मिनट पहले वो निकल गए थे, तो मुझे बीच में लिफ्ट के पास मुझे मिल गए। बोले कि तुम चेतना नहीं कर रही हो। मैंने कहा मैं कैसे करूं, आप बताइए। अगर बेदी साहब ने मुझे आ गया फोन उनका कि कल शूटिंग है, तो मैं तो छोड़ के मैंने उसे बोल दिया है इशारा साहब को मैं चली जाऊंगी। तो बोले देखो भैया, मैं सेक्रेटरी हूँ संजीव का, जब मैं डेट दूंगा तभी तो किसी को डेट मिलेगी। बहुत अच्छे थे बेचारे। तो मैं डेट दूंगा ही नहीं, तुम आराम से जाओ, शूटिंग करो, करके वापस आ जाओ, मुझे बताओ कि शूटिंग खत्म हो गई है, मैं डेट दे दूंगा, और क्या चाहिए। यानी परमात्मा वाकई आपको सफल बनाने पे तुला हुआ था। सच्ची बात है, खुदा ने मेरा और बहुत साथ दिया, हर जगह साथ दिया उसने मेरा, कि जहाँ मैं कहीं भी उलझनों में फंसी हूँ तो ऊपर वाला बीच में आ गया कि परेशान मत हो, मैं हूँ ना। तो उन्होंने एक तरीके से संजीव कुमार के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने आपको बचा लिया, और उनकी बदौलत आप चेतना पूरी करने में बहुत बड़ा हाथ है उनका मेरे करियर में। और शायद मैं चेतना नहीं करती, क्योंकि मैं कमिटमेंट और जबान की बहुत पक्की हूँ। अगर मैंने कहा नहीं तो नहीं, और हाँ तो हाँ। पहले ही कहा था इशारा साहब से कि देखिए आपकी पिक्चर में छोड़ के बीच में चली जाऊंगी, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। अगर वहां से कॉल आ गई तो जो कुछ भी हुआ कोई डेस्टिनी। क्योंकि आपने भाग्य की बात की, डेस्टिनी की बात की, तो उसी सिलसिले में इशारा साहब बाद में आपके पति बने, लेकिन पहले आपके निर्देशक थे। तो जब उन्होंने आपको निर्देशित किया तो उस समय आपका अनुभव क्या रहा? बहुत सख्त डायरेक्टर थे और अपने काम में खोए रहते थे। चेतना की शूटिंग के दौरान मुझे एक ही टेंशन थी, बेडरूम सीन कैसे होगा, उसकी बहुत टेंशन थी मुझे। तो मैं हर आधे घंटे के बाद कहती थी वो बेडरूम सीन कब कर रहे हैं आप। उनको गुस्सा आ गया, क्यों भाई तुमको बेडरूम सीन की क्यों इतनी फिक्र लगी हुई है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो ऐसी ऐसी बात है, हमारे हेयर ड्रेसर बोल रही कि पहले से कंटिन्यूटी रख लेंगे हम बालों की, ताकि उस सीन में प्रॉब्लम नहीं हो। तो उनको भी समझ में आया बात सही है। तो इस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, बालों का यूज़ किया हम लोगों ने। तो एक तो ये था, और टाइम के बहुत पाबंद थे इशारा साहब। शूटिंग करते थे 2-2 बजे रात तक, 12-12, 1-2 बजे। उसके बाद बॉम्बे आते थे देखने के लिए रशेस कैसे हैं, फिर वापस जाना और सुबह 6 बजे रेडी, 7 बजे शूटिंग के वास्ते। श्रोताओं को बता दें कि ये चेतना की सारी शूटिंग पूना में हुई थी और मशहूर फिल्म अभिनेत्री नादिरा जी के बंगले पर। जी हाँ, वहाँ भी बहुत जबरदस्त एक इंसिडेंट है, बताऊं मैं आपको। नादिरा जी ने कुछ 20 डेज का या कुछ वक्त दिया था शूटिंग करने के लिए, लेकिन अभी फिल्म की तो आप जानते हैं कि इतना नाप तौल के वक्त नहीं चलता, कभी सीन देर से होते हैं, कभी वक्त ज्यादा लगता है, कभी कम लगता है। बहरहाल हम लोग जब 20 दिन हो गए तो नादिरा जी आ गई, बोली शूटिंग अभी तो हम नहीं करने देंगे, आप पैकअप करो, क्योंकि आपने कहा था 20 दिन में हम खाली कर देंगे, आप लोग तो काम कर रहे हो। तो इशारा साहब ने कहा ठीक है कर देते हैं खाली। क्लाइमेक्स सीन चल रहा था, वहाँ पे शुरुआत गाने की हो चुकी थी, और हम लोग 2 दिन और 1 रात सोए नहीं थे। तो सब ने कहा कि आप कैसे मैच करोगे, तो आप रिक्वेस्ट कर लो नादिरा जी से। इशारा साहब ने कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री की बहुत पुरानी आर्टिस्ट हैं, अगर वो इस बात को नहीं समझती हैं कि फिल्म मेकिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उनको कहने का कुछ फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ से जाएंगे और कहीं भी करेंगे शूटिंग, कैसे करेंगे वो बात की बात है, हमें बंगला खाली करना है। तो हम लोगों ने बंगला खाली किया। वहाँ होटल एक है, वहाँ पर पैलेस था, उन्होंने उसको होटल में कन्वर्ट किया हुआ था। हम वहाँ गए, वहाँ गाना कंप्लीट किया, उसको उन्होंने मैच किया बहुत अच्छा, पता नहीं चलता बिल्कुल कि हम लोगों ने शिफ्ट किए लोकेशन। हेलो सीमा, आओ आओ। कहिए कैसी हैं आप निर्मला जी? मैं तो अच्छी हूँ, बैठो। अच्छा है तुम मेरी तरफ इतने गौर से देख रही हो। जी वो मैं तो। सीमा तुम मेरा गुजरा हुआ कल हो, मैं तुम्हारा आने वाला कल हूँ, बीच में सिर्फ रह गया है आज। चलो आज की बातें करें, कहो कामकाज कैसे चल रहा है? मेरा मतलब है कुछ माल वाल भी जमा किया है या नहीं? निर्मला जी मैं आपसे कुछ सलाह लेने आई हूँ। कहो। मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया है जो कहता है कि उसे मुझसे प्यार है, सच्चा प्यार। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। सब कुछ? हाँ, उतना ही जितना कि आप जानती हैं। फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहता है, सच्चे प्यार का दावा करता है। क्या ये मुमकिन है कि वो सच बोल रहा हो? उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण है? नहीं,
तुम्हारे पास उसकी बात का यकीन ना करने का कोई कारण है? हाँ है। क्या? अगर वो सच बोल रहा है तो मेरी जिंदगी के सारे तजुर्बे झूठे हैं। पगली, वो सच्चा है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, मगर मैं इतना कह सकती हूँ, हम लोगों की जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सब झूठ है। ये आप कह रही हैं निर्मला जी? हाँ। तो आपकी राय में मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैं हैरान हूँ तुमने अभी तक की क्यों नहीं। सीमा, हमारी जैसी औरतों को माँ कहने वाले और बहन कहने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, बीवी कहने वाला कोई नहीं मिलता। आप आज बता रही हैं तो हमें पता चल रहा है, वरना फिल्म देखते हुए कुछ भी पता नहीं चलता। नहीं चलता, बिल्कुल मालूम नहीं होता है कि ये जगह चेंज हुई है। बिल्कुल। तो ये इशारा साहब जो थे बहुत स्ट्रांग थे अपने उनके कन्विक्शंस में, जो सोचते थे उसमें, और काम के मामले में पूरी यूनिट उनकी बहुत इज्जत करता था। और एक उनकी आदत थी, पूरी शूटिंग नंगे पैर करते थे वो गर्मी हो सर्दी हो, कितनी भी गर्म धूप तप रही हो जमीन, पैर उनके नंगे रहेंगे। इसका कारण? एक सोच लिया होगा कि मैं नंगे पैर शूटिंग करूंगा, मैंने कभी पूछा नहीं, यही वजह होगी, हमेशा नंगे पैर शूटिंग करते रहे। वो कांटे हों या कुछ भी हो, नंगे पैर शूटिंग। और अपने काम में हमेशा बिल्कुल मगन रहते थे। काम से उनको शायद ये चीज़ें, उनकी क्वालिटीज़ मुझे अच्छी लगी, और बहुत सच्चाई थी उनके अंदर, बहुत सादगी थी। और क्योंकि मैं ऐसे लोगों को मैंने देखा नहीं, इतने दीवानापन, हाँ, इतना डेडिकेशन। मतलब एक होता है वन ट्रैक माइंड कि हमको ये करना है, ऐसे ही करना। एक आदमी गांव से आता है, लड़का 14-15 साल की उम्र में या 13-14 साल की उम्र में यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक राइज करता है। आप सोचिए तो उसके अंदर कितना एक जोश होगा अंदर, और कितनी एक डेडिकेशन होगा, एक कैरेक्टर था उनका, इसीलिए वो यहाँ तक पहुँचे। और एक अपने आप को उन्होंने साबित कर दिया कि बहुत अच्छे निर्देशक भी थे, लेखक भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे डायलॉग लिखे हैं उन्होंने, और अपनी हर फिल्म में हमेशा वक्त से आगे सोचते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री को बहुत से नवोदित कलाकार उन्होंने ही दिए। डैनी, शत्रुघ्न सिन्हा, अनिल धवन, आपको उन्होंने चांस दिया, और भी कई ऐसे लोग हैं, बहुत सारे, राकेश पांडे, इन सबको आगे लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। रीना रॉय, परवीन बाबी, ये बहुत सारे आर्टिस्ट और भी हैं जिनको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इशारा साहब ने। और टेक्नीशियंस को भी बहुत हेल्प करते थे वो। मतलब एक मुकम्मल इंसान के, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे वो शौहर थे, हस्बैंड थे, लेकिन ये फैक्ट है, शायद इन सब क्वालिटीज ने मुझे इम्प्रेस किया होगा। इससे पहले कि हम आपके रोमांस के बारे में, या आपका उनकी तरफ झुकाव या उनका आपकी तरफ झुकाव कब हुआ, इसके बारे में पूछे, हम एक गीत चाहेंगे जो आप इशारा साहब की याद में, अगर आप कोई गीत सुनवाना चाहें। वो बहुत गुनगुनाते थे एक गाना, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने है वो, जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया। आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें,
जाके फिर नाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते कहाँ। तो रेहाना जी, ये निर्देशक से वो आपके हमसफर कैसे बने इशारा जी? अगर इतने कड़क निर्देशक थे तो होना तो ये चाहिए कि हीरोइन को कभी भी उनके साथ कोई काम करना ही ना चाहिए, लेकिन आपने उनके साथ 4-5 फिल्में की और उसके बाद वो आपने उनसे शादी, तो ये सफर कैसे रहा? वो तो बस कुछ चीजें होनी होती हैं तो हो जाती हैं। मुझे उनकी क्वालिटीज ने बहुत इम्प्रेस किया हुआ था और बहुत अच्छी अच्छी जो बातें थी उनके अंदर जो आम तौर से देखने को नहीं मिलती, जो शायद मेरे घर से आई हुई थी। एक होती है कुछ चीजें आपको वर्षे में मिलती हैं अपने घर से, माँ बाप से, सच्चाई होती है, डिसिप्लिन होता है। जैसे डैडी हमारे बहुत डिसिप्लिन थे और बहुत सच्चाई पे यकीन रखने वालों में से थे। वही कहते थे कितनी भी से बड़ी गलती हो आप बता दीजिए कि आपसे ये गलती हो गई, तो आप बहुत सी मुसीबतों से बच जाते हैं एक सच बोलने से। इस तरह की बहुत सारी बातें थी, तो शायद हो सकता है वो सब क्वालिटीज इनके अंदर नजर आई हूँ इशारा साहब। क्योंकि इंसान हमेशा, मेरा ख्याल है ऐसा, अपने घर से सामना जब कोई होता है उसको कंपेयर करता है, अननोइंगली और नोइंगली कंपेयर करता है शायद। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे लगा हाँ ये भी अच्छी क्वालिटी, लेकिन कब ये अफेयर दिल में, शादी वादी की बात नहीं थी कि शादी करेंगे या कुछ करेंगे, पहले कुछ ऐसा नहीं था, अचानक ही सब हो गया। मित्रता अच्छी थी आप लोगों की? हाँ, अफेयर हमारा काफी दिन रहा, मतलब हम जानते थे एक दूसरे को, साथ में काम किया, काम में हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट रहे, नो पर्सनल रिलेशन व्हेन यू आर वर्किंग, तो कुछ नहीं था, मतलब आप डायरेक्टर हैं मैं आर्टिस्ट हूँ वाली बात थी, हमेशा रही। और शादी के बाद भी हम लोग एक पिक्चर बना रहे थे, वो कर रहे थे डायरेक्ट, साधु, उसमें भी काम कर रही थी। लेकिन लाइकिंग कब शुरू हुई पता नहीं, पर डेफिनेटली लाइकिंग शुरू हुई, और जो कि हमारे कल्चर के हिसाब से मैं उसको कहती थी नहीं गलत है, हमको काम करना है, ये करना है, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, काम करूँगी बस। लेकिन वही होना था, तो जब हो जाता है हो गया। उन्होंने एक पति के रूप में कभी आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आप ये काम करेंगी या ये काम नहीं करेंगी, ऐसा कभी नहीं हुआ? किसी मामले में पाबंदी तो थी नहीं उनकी, और हम लोग उसका बहुत एडवांटेज भी लेते थे, क्योंकि कभी कभी किसी बात में टोकते नहीं थे। खाना अच्छा है कि ख़राब बनाया, और हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, क्या शॉपिंग किया है, क्या नहीं की है, क्यों की है इतनी शॉपिंग, कभी ना देखते थे वो। हम होते थे यहाँ पे, जैसे बॉम्बे में आपने पता होगा हिल रोड बहुत दूर है, हम जूहू में और हिल रोड, और वो पहले घर आ गए, अरे आप लोग कहाँ हैं, तो हम लोग कहते अरे अब घर आ गए अब क्या करें, मैंने बस मार्केट में अभी आते हैं बस 5 मिनट में, तो हम बहुत दूर हैं, आधे घंटे 1 घंटे के बाद वापस आ रहे हैं। तो कभी ये नहीं बोला कि आप मार्केट क्यों गए थे, पूछा नहीं क्या लेने गए थे, आप तो 5 मिनट में आने वाले थे। मतलब किसी तरह से कोई रोक टोक या कुछ भी नहीं थी, बल्कि मैं कहती थी कि मैंने मजाक में कुछ कह दिया कि अरे मेरा भाई तो ऐसे ही है, तो वो मान लिया करते थे ये तो ऐसे ही है, लापरवाह है, ये कुछ भी है, तो वो भी वही कहना शुरू कर देते थे, हाँ वो तो लापरवाह है ना,
अरे मैंने कहा, मैं मजाक में मैंने बोला था। आपको हमेशा कहते आपने कहा, मैंने मान लिया। अब आपने मजाक में कहा था या वाकई कहा था, मुझे नहीं पता। यानी आपके ऊपर बहुत यकीन करते थे? बिल्कुल, फुल एकदम पूरा आंख बंद करके जिसे कहते हैं ना, यकीन करना, वैसे। मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे होते होंगे रिलेशंस जहाँ इतना ज्यादा मतलब आपस में होता होगा। एक निर्देशक के रूप में उन्होंने आपको 3-4 फिल्मों में अपने साथ काम कराया हीरोइन के रूप में, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरी भी कई लड़कियों को मौका दिया, अभिनेत्रियों को। परवीन बाबी हैं, रीना रॉय। तो कभी इसके बारे में आपको कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ या कोई आपके बीच मन में तलखी नहीं आई कि वे किसी दूसरे को बाहर वो क्यों मौका दे रहे हैं, ऐसा कभी आपको लगा? वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। मुझे पता है कि मुझे सब मॉडर्न रोल मिलते थे हमेशा, तो मुझे गाँव का रोल करने का बहुत शौक था। तो इनकी एक फिल्म थी, दिया जले सारी रात और समथिंग ऐसी कुछ नाम था उसका। तो मुझे उसमें 2 लड़कियों की कहानी थी, एक गांव की, एक शहर की। तो मैंने कहा मैं तो गांव वाला रोल करूंगी। तो बोले नहीं, आपके लिए ये रोल है, मॉडर्न रोल था। मैंने कहा मैं तो गांव का करूंगी, तो वरना नहीं करूंगी। कहने कोई बात नहीं है। उन्होंने किसी और लड़की को ले लिया। कहने कैरेक्टर जिसको सूट करता है उसमें रिलेशनशिप ये वो सब नहीं आनी चाहिए बीच में। तो उन्होंने इस मामले में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तो मैं माइंड भी नहीं करती थी, इसलिए कि मुझे मालूम था कि इशारा साहब जो हैं जो कर रहे हैं करेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम आपके आगे की फिल्मों की तरफ अगर नज़र डालते हैं तो उसमें कुछ एक बड़ी फिल्में जो हैं वो हैं जैसे दिल की राहें, प्रेम पर्वत। और प्रेम पर्वत में आपने उसका संगीत भी अपने आप में बड़ा बेमिसाल रहा, लता जी के बड़े प्रसिद्ध गीत हैं। तो ये भी एक न्यू वेव फिल्म थी, इसके बारे में कुछ आप हमें बताइए, क्योंकि प्रेम पर्वत उस समय काफ़ी चर्चित फिल्मों में से रही थी। प्रेम पर्वत उसको मैं रियलिस्टिक जिसको लोग कहते हैं वो तो मैं नहीं कहूँगी, करीब करीब कह सकती हूँ कि रियलिस्टिक फिल्मों के आसपास कह सकते हैं। लेकिन उसमें एक कमर्शियल भी थी। उसमें सिंपल सी एक कहानी है गांव की लड़की की, कश्मीर की, जो एक बूढ़े इंसान से उसकी शादी हो जाती है, ये स्टोरी है जी। तो बहुत खूबसूरत कहानी थी, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी थी वो। और वेद राही जी बहुत अच्छे डायरेक्टर, अगेन मुझे डायरेक्टर सब बहुत अच्छे मिले और उन्होंने भी काफ़ी मुझे मदद की सीखने, मदद की सिखाया मुझे बहुत। और अच्छी फिल्म बनी थी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। आइए इसी बात पे प्रेम पर्वत का एक गीत सुनते हैं।
बाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। लिपटते पेड़ों पे बादल घनेरे, लिपटते पेड़ों पे बादल घनेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे। बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। La 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 la. धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से। मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए, मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। La 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 la. La 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 la. उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हैं अभिनेत्री रेहाना सुल्तान। आपकी दो एक फिल्में आई, जैसे हार जीत, दिल की राहें, ये भी इशारा साहब की फिल्म थी, और खोटे सिक्के। मेरी ये पसंदीदा फिल्म थी हम रहे ना हम, अच्छा, थी गोल्डी साहब की पिक्चर। जी हाँ। वो मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म। वो रोल हटके था, मेन कैरेक्टर है और नेगेटिव शेड के साथ था, और बहुत खूबसूरत फिल्म थी वो मेरी बहुत पसंदीदा फिल्मों में से है। तो गोल्डी साहब ने आपको किस तरह से चुना उस फिल्म के लिए? वो कहानी ही उस लड़की की कहानी है। गोल्डी साहब के कोई खास एक थे मिलने वाले प्रोड्यूसर, मुझसे मिलने आए थे, तो मैंने कहा ये रोल तो नेगेटिव है, मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो नेगेटिव तो नहीं करती हूँ मैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम अगर नहीं करोगी तो मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगा। अच्छा, ये प्रोड्यूसर का मत था? और ये फिल्म बनेगी तो तुमको ही लेकर बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तुम 15 दिन ले लो और 15 दिन में सोचो कि तुम करना है कि नहीं। बहुत अच्छा रोल है और चैलेंज है। बस ये चैलेंज उन्होंने कहा, फिर मैं 2-3 दफ़ा मैंने कहानी सुनी उनको बुला बुला के उसके बाद मैंने कहा करनी चाहिए मुझे। एक तो ऑथर बैकिंग रोल है, लड़की की ही कहानी, जहाँ वो शुरुआत होती है तो वहाँ पे वो होती है, और जहाँ वो मर जाती है फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो बहुत अच्छा रोल था वो,
और मेरे लिए चैलेंज था, बहुत मुश्किल रोल था मेरे लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल जो मतलब हट के रोल कर रही थी। एक सेल्फिश औरत है बहुत ज़्यादा, उसकी कहानी, जो अपने हस्बैंड को भी मारने से नहीं चूकती, जो उसको चाहिए वो उसको चाहिए। विजय आनंद यानी गोल्डी साहब हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो मतलब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जो बहुत ही अद्भुत निर्देशक हुए हैं, गुरुदत्त, बिमल रॉय, राज कपूर, उनकी श्रेणी में रखे जाते हैं। उनके साथ काम करने के लिए उस जमाने में करीब करीब हर हीरोइन लालायत रहती थी। तो ऐसे में आपको उस फिल्म के लिए चुना गया और निर्माता भी पूरी तरीके से आपको ही लेने चाहता था, तो उनके साथ काम का कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सिंपल इंसान है। और यहाँ मैं अपनी बदकिस्मती बोलूँगी, क्योंकि उनके ना रहने के कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था, रेहाना एक दिन मिलते हैं, ऑफिस में बैठते हैं। यहीं कहीं घर के हमारे पास में ही उनका ऑफिस था, तो मैंने कहा मिलते कुछ करते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल। और उसके बाद वो नहीं रहे। ये बहुत बड़ा लॉस हुआ इंडस्ट्री का भी और मेरा भी, और उनके साथ काम करने का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। उनकी कहते हैं कि जो गाने की टेकिंग होती थी वो बहुत ही अद्भुत होती थी, और ये हम लोगों ने गाइड, तेरे मेरे सपने और काला बाजार आदि फिल्मों में देखा है। तो आपको भी कोई ऐसा वाकया याद है, हम रहे ना हम के, जिसमें कि मैं ये बताना भूल गई कि इस फिल्म के वो डायरेक्टर नहीं थे। अच्छा, इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुंकी आनंद, उनके भतीजे, और वो उसमें एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन उस फिल्म के सब करता धरता वही थे, मुझे बताया करते थे ये ऐसे करो, ये ऐसे होगा, ये होगा, ये चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोग काम करते थे। तो मैंने सीखा, तो डायरेक्ट तो नहीं थे हमारे डायरेक्टर, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमको वहाँ पर। और हमारे बड़े अच्छे रिलेशन बन गए थे कि वो एक और फिल्म हमारे साथ करना चाह रहे थे, लेकिन कर नहीं सके। यहीं पे गोल्डी जी की याद में कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगे? गाइड के बहुत अच्छे गाने हैं, गाइड का सारे ही गाने मुझे अच्छे लगते हैं। उसके वहीदा जी का गाना बहुत अच्छा है, खूबसूरत गाना है। आज फिर जीने की तमन्ना है, एवरग्रीन गाना जिसे कहते हैं, हमेशा फ्रेश लगता है जी सुनने के बाद, फुल ऑफ लाइफ। आज फिर मरने का इरादा है।
आपने राजेंद्र सिंह बेदी जी के साथ काम किया, लेकिन उसके बाद उनके बेटे के साथ भी आपने काम किया खोटे सिक्के में। और नरेंद्र बेदी को भी एक टेक्निकल विजर्ड कहा जाता था। ये बदकिस्मती है कि वो बहुत कम उम्र में चले गए। उनके साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? और उस फिल्म में आपके साथ उस जमाने के बहुत ही हैंडसम हीरो फिरोज खान साहब भी थे, जिनके लिए मतलब साथ भी काम करने को लोग तरसते थे। उन दोनों के साथ काम करने का अनुभव जरूर बताइए हमारे श्रोताओं को। नरेंद्र बेदी साहब के जो बेटे जो डायरेक्टर थे, उनके साथ तो लगता ही था काम कर रहे हैं, लगता था हम लोग पिकनिक में आए हुए। कभी उन्होंने ये एहसास ही नहीं उनको हुआ कि हम यहाँ शूटिंग करने आए हुए। बड़े हंसते बोलते खेलते कूदते जैसे होता है ना, फिल्म बन गई। वो भी जोवियल बहुत थे, बेदी साहब की तरह ही थे और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे। खोटे सिक्के कहीं कहीं हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्मों से बड़ी प्रेरित फिल्म थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें फिरोज खान थे, उनका भी कैरेक्टर उसी तरीके का था, काउबॉय। तो उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? कहते हैं वो बहुत दबंग और बहुत ही गुस्सैल आदमी थे, क्या इस बात सच है? नहीं पता, मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बहुत कम बातें करते थे हम लोग, क्योंकि वो बहुत सीनियर थे। उनसे उनके होटल में हम लोग कहीं और ठहरे हुए थे और वो कहीं और ठहरे हुए थे। हम उनसे मिलने गए शाम को। ऑल द आर्टिस्ट, मतलब मैं, डैनी और रंजीत है और ये सारे ही आर्टिस्ट जितने भी थे, हम सब शाम उनके होटल पे मिलने गए। बहुत प्यार से मिले, लेकिन एक होता है ना, ग्रेसफुल इंसान थे वो और बहुत अच्छी जबान थी उनकी। तो वो एक तहजीब और तमीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर। ज़रूरी नहीं था कि हमको बाहर तक छोड़ने आते, लेकिन हम लोगों को सबको बाहर तक छोड़ने आए। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो बहुत मायने रखती हैं, याद रह जाती हैं कि किस तरह से वो हमारे साथ पेश आए। और सेट पे कभी बात नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं, एक आध बात मजाक कर लिया या बात कर ली। एक बार वो किक मारते हैं अजीत को, तो अजीत जी की टाइमिंग जो है वो कुछ गड़बड़ हो जाती है। ज़रा सा स्लिप बच गए, वरना तो अजीत जी की आंख जो थी या तो जख्मी हो जाती या नहीं रहती आंख, ऐसी हो गई थी। तो उसके बाद उनको इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब लगा उनको, काफ़ी देर तक वो बेचारे बैठे रहे और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करते रहे। हम लोग सब बोल रहे थे कि मगर आपकी कोई गलती नहीं थी, इत्तेफाक की बात थी, ये तो होता है शूटिंग में। बोले होता है लेकिन होना नहीं चाहिए जो हो गया।
हालांकि उसमें उनकी गलती नहीं थी, जी सामने वाले ने टाइमिंग बराबर पकड़ी नहीं, इन्होंने जब किक मारी तो उन्होंने अपना संभाला नहीं फेस, तो बस हल्का सा। तो ये चीजें थी जो हर आर्टिस्ट नहीं करता है, वो तो कहेगा हमने थोड़ी किया था, आपने संभाला क्यों नहीं। एक बात मैं आपसे करना चाहता था कि जिस जमाने में आपने बोल्ड अडल्ट फिल्म्स की, वो जमाना बहुत ही दकियानुसी तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आज के जैसी एक खुली प्रवृत्ति का जमाना नहीं था। तो क्या आपको कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ा फिल्मों के अंदर या समाज के अंदर? मेरे साथ उल्टा, समाज से तो मुझे नहीं हुआ। जब चेतना रिलीज हुई तो मेरे कॉलोनी में जहाँ मैं पेइंग गेस्ट थी और मेरी जो फ्रेंड्स थी, सब ने कहा हम तो तुम्हारे साथ पिक्चर देखेंगे। तो मैं थोड़ी सी वो थी कि कहीं पता नहीं कैसे रिएक्शन होगा वहाँ पे, लोगों का, पब्लिक क्या रिएक्ट करेगी, कैसे करेगी, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन भी जाना तो पड़ा मुझे। हम गए साथ में, लेकिन आप यकीन करें कि इंटरवल में काफ़ी लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे विश किया मेरे काम के लिए, और हॉल के अंदर कभी कुछ ज़रा सा भी कोई सीटी मारे या कोई कुछ कमेंट पास करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहीं पे नहीं, कहीं भी नहीं हुआ। खाली मुझे इंडस्ट्री में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि इंडस्ट्री में ये हुआ कि लोगों ने मुझे, वो कैश करने वाली बात होती जो बिजनेस में होता है, टाइप कास्ट, कि अभी ज़रूरत है या नहीं। मेरा रोल समझिए कि एक गांव की लड़की का है या मिडिल क्लास फैमिली का है। मिडिल क्लास फैमिली में टब कहाँ से आएगा, क्योंकि मैं हूँ तो टब भी रखा होगा। तो आई यूज टू रिफ्यूज़ कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, ये टब का सीन कहाँ से आ गया, या कुछ इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती थी। हालांकि वो अच्छा पीरियड था, इंडस्ट्री एक चेंज की तरफ बढ़ रही थी और उसको एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन साथ में जो बिजनेस के लोग होते हैं वो उस चीज़ को ना, आर्टिस्ट को उसकी अपनी जो अंदर एक जोश होता है एक कुछ कर दिखाने का, उसको एक तरह से दबा देते हैं। मुझे ये प्रश्न पूछते हुए झिझक इसी बात की हो रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं आपके अंदर का जो कलाकार था, जिसमें कि बहुत ही असीमित संभावनाएं थी, वो कहीं ना कहीं आपके रोल्स इतने एक छोटे से फ्रेम में बांध दिए गए कि कहीं ना कहीं आपको वो फायदा नहीं मिला जो कि आप बहुत सारे चरित्र भी निभा सकती थी, और जो आपके अंदर अपनी जो प्रतिभा थी उसको शायद आप दिखा सकती। तो आपको कभी कभी वो चीज कचोटती नहीं है अपने अंदर? कचोटती तो नहीं है, अफसोस होता है, थोड़ा थोड़ा एक कमी का एहसास होता है कि काश ऐसा ना होता। जो मैं करना चाहती थी वो मुझे मौका नहीं मिला। मैं बहुत कुछ देने के लिए था मेरे अंदर कि मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, वो नहीं मुझे मौका मिला। वो एक टाइप के ही रोल, स्टीरियोटाइप रोमांटिक रोल मिल गए कि आप मिली, लड़का लड़की मिलते हैं, गाने गाते हैं और हो गया। मोस्टली ऐसे होते हैं। तो जब मुझे थोड़े से भी अच्छे रोल मिलते थे तो उनको ले लेती थी, जैसे कि हम रहे न हम, हार जीत, प्रेम पर्वत, और ऐसे कई पिक्चरें, जैसे सजो रानी, एक दो और भी हैं निकल आएंगी जो मुझे पसंद है। इस तरह की पिक्चरें जहाँ मुझे कुछ मेहनत करना पड़ी, कुछ करने का मौका मिला, मुझे खुशी हुई और मुझे एक सुकून मिला। वरना स्टीरियोटाइप रोल लगता था ये तो मैं एक नौकरी कर रही हूँ कि मुझे ये करना है, क्या करना है, अच्छा ये रोमांटिक है, अब पता है क्या करना, आदत हो जाती करते करते। इतना मुस्कुराना है, इतने पाव इसमें वो डाल दीजिए, इतनी हल्दी डाल दीजिए, इतनी मिर्ची डाल दीजिए, इतना ये खाना बन गया। तो वो भी हो जाता है। फिर आर्टिस्ट का भी होता है कि इतना रोमांस है, इतना मुस्कुरा दीजिए, इतना ये कर दीजिए, वो कर, सीन हो गए, तो मज़ा नहीं आता है। वो डेफिनेटली बात सही है। तो क्या यही वजह रही कि फिल्म इंडस्ट्री ने जिस तरीके से आपको टाइपकास्ट कर दिया, उस कारण से आपने काम किया? नहीं, 10-12 साल। हाँ, और उसके अंदर आपने कम फिल्में की और उसके बाद आप इस फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर लिया, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में एक चीज़ है जो मेरे अंदर कमी है, मैं बेसिकली बहुत लेजी हूँ, और उसमें अगर कोई ये कहे कि तुम्हें क्या करना है काम करके, तो हम कहा ठीक बात है, नहीं करना है, करते नहीं करते। वो मेरे साथ में यही हुआ कि काम मेरे पास काफ़ी आते रहे हमेशा। अभी भी लोग कहते हैं कि आप काम करो, काम करो, क्यों नहीं करते हो? लेकिन क्या था, घूमना फिरना, ये वो, हस्बैंड ने कभी बोला नहीं। उन्होंने एक ही बात कही शादी के बाद कि आप किचन के लिए काम नहीं करेंगी, अपनी खुशी से कीजिए। तो मैंने कहा फिर मैं क्यों करूं काम, थोड़ा ऐश करो। वो कुछ ज़्यादा ही ऐश कर लिया मैंने। लेकिन अभी सोचती हूँ कि मैंने गलती की कि मुझे काम करते रहना चाहिए था,
शौक के लिए, पैसे के लिए ना सही उस वक्त, लेकिन जी हाँ। शौक के लिए तो करना चाहिए था काम। उसमें बहुत अच्छे अच्छे रोल भी निकल गए। आपने बहुत से रोल मना किए? बहुत बहुत ज्यादा, काफी सारे। महेश भट्ट जी की एक पिक्चर में कर रही थी, मैं बताना भूल गई, जो बनी नहीं। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और मुझे उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये पसंद है कि वो आज भी हमेशा अच्छी म्यूजिक लेते हैं। उनके गानों में कोई बात होती है और खूबसूरत भी होते हैं। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी टीवी के वास्ते, शोभा डे ने लिखी थी, वो उन्होंने मेरे पास भेजी थी करने के लिए। लेकिन फिर वही हुआ, कुछ लापरवाही मेरी हो गई, कुछ बात बनी नहीं और मैंने नहीं की। नाराज नहीं हुए वो आपसे? नहीं नहीं, हमारे इशारा साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे और मुझसे भी अच्छे उनके ताल्लुकात अच्छे हैं बहुत। उम्र के इस मकाम पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भारतीय सिने दर्शकों को रेहाना सुल्तान को वापस फिल्मों के पर्दे पर देखने को मिलेगा? कुछ भरोसा नहीं है। मैं एक शॉर्ट फिल्म शायद करने वाली हूँ बहुत जल्दी, और फेस्टिवल के लिए किसी ने कहा प्लीज करो, और वो रोल बहुत अच्छा है, इसलिए उनके कहने के अलावा मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा मैं करूंगी। वो चेतना के जैसा मैंने कि हाँ नहीं अच्छा है मैं करूंगी, तो मैं उनसे बोला अब बनाओ जल्दी से, मैं करती हूँ। उसमें बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो वो शॉर्ट मीन्स 1 घंटे की पिक्चर, 1-1.5 घंटे की, तो वो शायद मैं करूँ उस फिल्म को। आपके जमाने की और आजकल की जो फिल्में आ रही हैं उसमें कोई आपको तब्दीली लगती है तो वो क्या लगती है? आजकल कुछ अच्छी फिल्में भी बन रही हैं और कुछ हमेशा की तरह कमर्शियल ज्यादा बन रही हैं। आजकल टेक्निकली बहुत अच्छा हो गया है, काफी प्रोग्रेस हुई है। बाकी कुछ डायरेक्टर हैं जो अच्छा कुछ करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं, बाकी तो ठीक है। ऐसा कोई रोल जो कि आप सोचती हैं कि आज तक आपको मिला नहीं, लेकिन अगर वो मिल जाए तो आप जरूर करना चाहें? हो सकता है हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर कोई नवोदित निर्देशक आपको वैसा प्रपोजल दे ही डाले। कोई मेरे लायक अगर होगा, पता नहीं, पहले की बात अलग थी, आज की बात अलग है। अगर मेरे पे कोई कैरेक्टर सूट करता है और मुझे लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी करने में, और मैं जरूर करूंगी डेफिनेटली। मैं किसी खास चरित्र के बारे में बात कर रहा था। जैसे कभी कभी होता है, कोई कहता है कि अगर कोई नन का रोल हो या नर्स का रोल हो या टीचर का रोल हो या कोई लेडी पुलिस ऑफिसर का रोल हो, ब्यूरोक्रेट का रोल, ऐसा कोई आपके मन में छवि है? आपको अगर मिले चरित्र तो आप जरूर करना चाहेंगी? नहीं, ऐसी छवि मुझे कभी भी नहीं थी, आज भी नहीं है। कोई भी हो कैरेक्टर हो, चाहे नर्स हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस ऑफिसर हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ होना चाहिए करने के लिए। मेरे लिए रोल में चैलेंज होना चाहिए कि मुझे लगे कि ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं कैसे करूं, और मुझे करना है, तभी वो काम अच्छा होता है। जब हाँ आपको अंदर से जोश आए करने के लिए, वो कोई भी रोल हो, किसी प्रोस्टिट्यूट का हो, मैं तो कह रही हो, या किसी प्रिंसेस का हो, फर्क नहीं पड़ता है, गहराई क्या है कैरेक्टर में, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि आपका पसंदीदा राइटर कौन है, तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं पसंदीदा, मुझे तो कॉमेडी भी अच्छी लगती है, सीरियस भी पढ़ती हूँ मैं, शायरी भी पसंद है, तो मैं क्या बताऊँ। तो मुझे प्रेमचंद भी अच्छे लगते हैं और कृष्ण चंद्र भी, जो अलग उनकी पॉलिटिकल भी हो जाते हैं सब, मुझे वो भी अच्छे लगते हैं, पहले राइटर्स में पुराने। उधर बेदी साहब मुझे बहुत रोमांटिक जो होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। तो वैसी एक्टिंग में भी ऐसा मेरा कुछ फिक्स नहीं है। आपने अभी कुछ लेखकों की बात की तो हमें ऐसा मालूम चला है कि आप जिस घर में रहती हैं वो घर आपको साहिर लुधियानवी साहब ने दिलाया था और वो उन्हीं का था। वो पहली बार में ही आपसे मिले और ये बात ऐसी बन गई, ये बात सच है? और उनके बारे में कुछ अगर आप जो भी बता सकें तो हमारे श्रोता बहुत खुश होंगे सुनकर। साहिर साहब तो बहुत पाए के शायर वाकई थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और जब तक शायरी जिंदा है और शायरी को पसंद करने वाले लोग हैं और समझने वाले लोग हैं, उनके दिल में हमेशा साहिर साहब जिंदा रहेंगे। साहिर साहब बहुत अच्छे इंसान थे। साहिर साहब के ही मुंह से सुना था कि जहाँ मैं आज रहती हूँ वहाँ पे पहले उनके लिए एक बंगला बनाया गया था, ये आप बंगला ले लीजिए, बिल्डर ने बना के दिया था। तो साहिर साहब शिफ्ट तो हो गए, उसके कुछ दिनों के बाद बोले कि मैंने क्या गलती की थी जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है कि मुझे काला पानी कर दिया। कहने लगे मैं यहाँ बंद रहता हूँ, मैं यहाँ करूँ क्या, मुझे नहीं अच्छा लगता है। खैर वो बंगला हट के ये बिल्डिंग बनी परछाइयों के नाम से, परछाइयाँ, जो उनकी पहली किताब का भी उन्वान था। फिर वो यहीं रहते थे। हमारी उनकी इत्तेफाकिया मुलाकात हुई थी किसी जगह पर, एक डॉक्टर के यहाँ जो उनके खास दोस्त थे, तो वहाँ मुलाकात हुई। मैं तो बहुत खुश हो गई उनको देख के। मैंने उन्हें पहली बार देखा था वहाँ पे, उसके पहले मैंने सिर्फ फोटोज देखे थे उनके, तो बहुत खुश हो गई। मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा साहिर साहब मैं रेहाना सुल्तान हूँ,
जब मैं बिल्कुल नई थी। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपकी फैन हूँ। कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए, बोले कैसे हो तुम, क्या कर रही हो अभी? मैंने कहा 1-2 फिल्में अभी मिली है, वो कर रही हूँ। तो बोले कहाँ रहती हो? मैंने कहा जू में रहती हूँ, पेइंग गेस्ट हूँ मैं, लेकिन घर देख रही हूँ। तो बोले अच्छा, कैसा घर चाहिए? मैंने कहा साहिर साहब कैसा भी घर हो, बाथरूम ज्यादा होने चाहिए। ऐसा क्यों? मैंने कह तो दिया, बाद में मैं अंदर से बहुत झेप गई कि क्या सोचते होंगे, क्या लड़की है, घर अच्छा नहीं, घर के बारे में बात नहीं कर रही है, बाथरूम अच्छे चाहिए, ये क्या बात हुई? तो वो भी बहुत जोर से हंसे। तो मैंने सोचा कि मैं गलत बोल गई हूँ इसलिए हंस रहे हैं। तो बोले नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ज्यादा बाथरूम पसंद है घर के अंदर। मेरा एक फ्लैट है, छोटा सा जू में ही है। बड़े सादगी से उन्होंने कहा, और तुम देख लो, उसमें पता नहीं कैसा है, बाथरूम ज्यादा है। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, देख लो। मैंने कहा नहीं देखूंगी मैंने समझ लीजिए ले लिया। तो इस तरह से मेरी पहली मुलाकात थी। इस तरह से मुझे ये फ्लैट मिला जहाँ मैं आज रहती हूँ। और फिर उसके बाद तो फिर हमारे उनके घर के जैसे मरासिम हो गए। उनकी बहनें थी और वो भी बिल्कुल हमें बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छे लोग थे। और मुझे जिंदगी का बहुत खूबसूरत तजुर्बा रहा उनकी एक लिटरेरी फैमिली के साथ मिलने के बाद। अच्छी अच्छी बातें होती सुनने को मिलता था और साहिर साहब को करीब से देखने का मौका मिला। साहिर साहब को श्रद्धांजलि देते हुए हम आपकी तरफ से ये गीत पेश करते हैं। जरूर। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। कुछ बन गई, जाने क्या
रेहाना जी, हमारे करोड़ों श्रोता विविध भारती को सुनते हैं और वो आपके भी बहुत चहेते हैं, तो उनको कुछ आप कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, आप बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे, आप हमको सुनते रहिए। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके, बहुत कुछ आपको अपने बारे में बताया, शायद पसंद आया हो आपको। कोई एक बात पसंद आ गई हो, मुझे बहुत खुशी होगी। नमस्कार। तो श्रोताओं, हम भी आपसे इजाजत लेते हैं। रेहाना जी की जिंदगी के चुनिंदा पहलुओं से आप अवगत हुए। जरूर आपने बहुत सी ऐसी बातें सुनी जो शायद कभी आपको मालूम ना थी, और हम उम्मीद करते हैं कि फिर कभी किसी न किसी मोड़ पर हम रेहाना जी को एक बार फिर आपके पास अपने इसी तरीके की किसी याद के साथ लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपने सुना अभिनेत्री रेहाना सुल्तान से दीपक महान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला दिवाकर द्विवेदी और वंदना ठाकुर से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों के।